अब हम इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं, देखते हैं कि इसकी जनरल एंट्री कैसे होती है। देखिए, जो एंट्री होती है सॉफ्टवेयर में भी होती है, मैनुअल भी होती है। ठीक है, अगर हम सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर्स के टूल हैं, और अगर मैनुअल कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम जनरल एंट्री करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बनेगी? राम ने 6 लाख रुपए की प्रारंभिक पूंजी से एक कंपनी की स्थापना की और व्यापार चालू किया। ठीक है, अब 6 लाख रुपए, जाहिर सी बात है, जो ओनर है वो कंपनी में लगा रहा है। ठीक है, कंपनी को दे रहा है पैसा, और कंपनी इसकी रिसीव की एंट्री कर लेगी कि हाँ, हमने पैसा प्राप्त किया। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि जो 6 लाख रुपए कैपिटल है, कंपनी में लगा है पैसा, कंपनी कुछ पैसा वो कैश में रख रही है और कुछ पैसा बैंक में रख रही है। ठीक है, ऐसा क्यों किया? ताकि हमारी एंट्री दोनों में आ जाए। हम एक बार एंट्री कैश में भी करा देते हैं, एक बार एंट्री बैंक में भी करा देते हैं। ठीक है, इससे समझने में आसानी होगी। तो हम 6 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए कैश में डिपॉजिट करवा दे रहे हैं और 3 लाख रुपए बैंक में जमा करा रहे हैं, ताकि दोनों एंट्री हमको करने को मौका मिले। ठीक है, तो जनरल एंट्री करने के लिए हमें रूल ऑफ अकाउंटिंग का यूज़ करना पड़ता है, 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, और इसका लिंक हम ऊपर आई बटन में दे रहे हैं। यहाँ पे आप, इसका रूल होता है कि किसको हम डेबिट करेंगे, किसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक, तो उसमें पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको डिटेल अगर देखना है तो ऊपर आई बटन पे आप उसका रूल फॉलो कर सकते हैं। या कि कैपिटल को हम पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। क्यों रखते हैं पर्सनल अकाउंट में? क्योंकि कैपिटल एक व्यक्ति ही दे रहा है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि किसी भी व्यक्ति एवं संस्था अगर होगी तो हम किस में रखेंगे? पर्सनल अकाउंट में रखेंगे। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि पाने वाले को डेबिट रिकॉर्ड में रखेंगे और देने वाले को क्रेडिट रिकॉर्ड में रखेंगे। तो जो राम था, ये पैसा दे रहा है कंपनी को। ठीक है, पैसा दे रहा है और राम देने वाला है। तो हम अकाउंटिंग करते समय और राम की जगह हम लिखते कैपिटल है ना, बताया था अभी कि राम कंपनी जो है ओनर का नाम नहीं लेगी। तो कैपिटल को हम किस में लिखेंगे? क्रेडिट रिकॉर्ड में लिखेंगे, क्योंकि ये देने वाला है। देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट CR लिखा हुआ है, 3 लाख रुपए। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये जो पैसा था, ये जो 3 लाख रुपए था, नगद में कंपनी में मिला है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए बैंक में मिला था, 3 रुपए कैश में मिला है। तो ये जो पैसा है, कंपनी इसको एसेट मानती है, और एसेट या वस्तु हम रियल अकाउंट में रखते हैं। ठीक है, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि कोई भी संपत्ति या वस्तु अगर आएगी तो उसे डेबिट रिकॉर्ड में रखेंगे, और कोई भी वस्तु या संपत्ति जाएगी तो उसे क्रेडिट रिकॉर्ड में रखेंगे। तो यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये आने वाली संपत्ति है। ठीक है, इस वजह से हम कैश को क्या कर दिया? DR कर दिया, डेबिट रिकॉर्ड में कर दिया। क्यों? क्योंकि कैश हमारा आ रहा है। तो ये हमने एंट्री की है कैपिटल और कैश में। एक और एंट्री हमारी बाकी है कैपिटल और बैंक में। कैपिटल और बैंक में क्या हो जाएगा? पहले तो ये देखेंगे कि दोनों कौन कौन से खाते में हैं। कैपिटल हमारा पहले से ही पर्सनल अकाउंट में है, लेकिन यहाँ पे बैंक भी पर्सनल अकाउंट में आ गया है। क्यों? क्योंकि बैंक एक संस्था है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति एवं संस्था। तो पर्सनल अकाउंट में कैपिटल तो हमारा पर्सनल अकाउंट में था ही, लेकिन पर्सनल अकाउंट में अब बैंक भी आ गया, क्योंकि एक संस्था है। तो दोनों में रूल जो है सेम फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पे पाने वाला बैंक हो जाएगा, क्योंकि जो पैसा है वो कहाँ आ रहा है, कौन सी संस्था में आ रहा है? बैंक में आ रहा है। तो बैंक को हम यहाँ पे DR कर देंगे, डेबिट रिकॉर्ड में लिखेंगे, बैंक अकाउंट DR हो गया। और कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी हमारा CR तो था ही पहले से ही, क्योंकि देने वाला है, ये हो गया। अब हम देखिए, हमने 6 लाख रुपए की जो कैपिटल की थी, हमने 2 एंट्री की है। कुछ पैसा 3 लाख रुपए कैश में गया है और कुछ पैसा बैंक में गया है, और इन दोनों की जनरल एंट्री कैसे हुई है ये हमने बता दिया है। और इसका आप चाहें तो लेजर भी देख सकते हैं। यहाँ पे 3 लाख रुपए 2 जगह से पैसा आया है, एक जगह कैश से और एक बार बैंक से।